इसमें जो सवाल घर के लिए दिए थे लग गया है? आंसर कितना आया? कितना कितना आया? 41.67। ठीक है, घनत्व ना। सही है। तुम लोग का आया जी? लगाइयो अंकित, नहीं लगाए? आधा लगाए हो? इनको नहीं लगाए? थोड़ा लगाए हो? चलो ठीक है, देखते हैं। कह रहा एक तत्व है जिसका FCC जालक, उसकी लंबाई कितनी थी? 200 पिकोमीटर। उसके बाद इसका 300 ग्राम है और उसमें इकाई सेलों की संख्या दी गई थी, तो इसके घनत्व की हमको क्या करनी थी? गणना करनी थी। ठीक है ना? तो अब देखो, तुम्हारे पास यहां से दो ऑप्शन बनता है। सबसे पहले तो घनत्व रो का तुम सूत्र जानते हो, रो बराबर Z गुणा M बट्टे A क्यूब गुणा Na, जानते हो। लेकिन इस फॉर्मूले में तुम्हें M अर्थात मोलर द्रव्यमान अर्थात परमाणु भार पता होना चाहिए। मतलब ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है रो का, Z गुणा M बट्टे A क्यूब गुणा Na, ठीक है। तो इसमें हमको मान लो Z पता चल जाएगा, FCC जालक है, A पता है कोर लंबाई, Na पता रहता है, घनत्व निकालना है, लेकिन M भी नहीं पता है हमें। हो जाएगा? तो हमें M निकालना है। ठीक, तो हम M निकालने के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं जो दिया है कि 300 ग्राम में इतने इकाई सेल। लेकिन हम इतना बड़ा लगाएं क्यों? मतलब हम पहले क्या करें, उस इकाई सेल की संख्या से इसका M निकालें, फिर इसमें रख के तब रो निकालें। हम इतना बड़ा सूत्र क्यों लगाए हैं? हमने तुमको इकाई सेल की संख्या बताया ना, बताया कि नहीं बताया? घनत्व तुमको ज्ञात करना है तो तुम्हारे पास दो फॉर्मूले हो गए। हमने उस दिन बताया था कि सवाल में जो जो चीजें तुम्हें ज्ञात हैं, सवाल में जो जो चीजें तुम्हें ज्ञात हैं उनको लिखो और उसमें से किसी का फॉर्मूला पढ़े हो तो बस फौरन लिख दो। तो अब जो चीजें तुम्हें ज्ञात हुई और जो चीजें ज्ञात करनी है, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं, तब बता रहे हैं क्या करना है हमको। देखो, दिया है सवाल में, हमने बोला था कि FCC जालक है। कैसा जालक है? सवाल नोट कर लेना कॉपी में। FCC जालक है, इसलिए Z बराबर 4, ये तो फिक्स है। कोर लंबाई A बराबर 200 पिकोमीटर, हो गया ना? इसको बदल दिया जाए, 200 गुणा 10 की घात -10, उसके बाद सेंटीमीटर, या 2 अंक दशमलव पीछे ले आ दो तो 200 इसका घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 की घात -8 सेंटीमीटर। हो गया? ये समझा चुके हैं पीछे कैसे घटता है, क्योंकि 2 अंक अपने आप से पीछे लाएंगे, 10 की घात प्लस में बढ़ेगी, और जब प्लस में बढ़ेगा तो -10 में से +2 घट जाएगा तो -8 बचेगा ना? तो ये ध्यान देना। अब देखो, कोर लंबाई के बाद तुम लोग आगे ध्यान देना, तुम लोग को धोएंगे अभी हम। आपने व्यस्त रहते हो हमेशा, उतार लेना बाद में टाइम मिलेगा अभी। पदार्थ की मात्रा W कितनी गई है? 300 ग्राम। इकाई सेल की संख्या कितनी दी गई है? 9 गुणा 10 की घात 23, ये इकाई सेल की संख्या। उसके बाद और कुछ दिया है? नहीं दिया। घनत्व तो पूछा है ना, घनत्व तो पूछा है रो। तो अब हमने तुमको बताया था वहां पे कि जितनी चीजें दी गई हैं या जो चीजें ज्ञात करनी है पहले तुम उसको लिख लो, ठीक है। उसके बाद अब हमें पता चल जाएगा कि क्या निकालना है। हमने किसका किसका फॉर्मूला पढ़ा है, अब हम ये देखेंगे। जेड का तो कोई फॉर्मूला पढ़े नहीं है, कोर लंबाई A का भी हम कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, पदार्थ की मात्रा W का भी कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े। हमने दो फॉर्मूला पढ़ रखा है, एक इकाई सेल की संख्या का, एक सीधे सीधे घनत्व का।
ठीक है। तो अभी घनत्व का जैसा कि फॉर्मूला हमने पीछे लिखा कि z गुणा m बटे a क्यूब गुणा n है, मतलब उसमें m की वैल्यू चाहिए। m पता है यहाँ पे कहीं नहीं पता है तो छोड़ दो उस फॉर्मूले को। दूसरा तुमने किसका फॉर्मूला इसमें पढ़ा है? इकाई सेल की संख्या का फॉर्मूला पढ़ा तुमने। इकाई सेल की संख्या का फॉर्मूला 2 पढ़ा, 2, एक जिसमें घनत्व आता है जिसमें घनत्व नहीं आता है। हमें तो घनत्व से मतलब है ना, तो जिस फॉर्मूले में घनत्व आता है हम उसी को प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो उस फॉर्मूले को हम लिखते हैं, देखें उससे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि इकाई सेल की संख्या बराबर सूत्र क्या था? पदार्थ की मात्रा गुणा Na बटे a क्यूब गुणा रो, यही तो था। दिखाई दे रहा है? यही फॉर्मूला था ना। तो अब क्या होगा ध्यान देना, इसमें हमको क्या क्या पता है? इकाई सेल की संख्या पता है, यानी नहीं था इसमें, यानी नहीं है। चलो ठीक है, तो बढ़िया है। इकाई सेल की संख्या बराबर पदार्थ की मात्रा बटे a क्यूब गुणा रो, हो गया ना। तो अब देखो, पदार्थ की मात्रा तुम्हें पता है, इकाई सेल की संख्या तुम्हें पता है, a पता है कोर लंबाई, रो नहीं पता है। हो गया हमारा काम, हो गया कि नहीं हो गया? मतलब सारी चीजें ज्ञात है, केवल रो नहीं ज्ञात है। लगा दो फॉर्मूला, हो गया खत्म का। अब उसके क्या करते हैं? पहले उसमें m खोज के निकालते हैं। m निकालने के बाद तब फॉर्मूले में रखते, बड़ा होता सवाल, एक फॉर्मूले से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब इकाई सेल की संख्या बराबर पदार्थ की मात्रा बटे a क्यूब गुणा रो, मान रखने पर इकाई सेल की संख्या क्या है? 9 गुणा 10 की घात 23 बराबर पदार्थ की मात्रा कितने ग्राम? 300 ग्राम। a का मान 2 गुणा 10 की घात -8, इसकी घात कितना? 3। और रो नहीं पता है, तो रो नहीं पता तो नीचे से इसको ऊपर ला सकते हो इधर, और ये जो ऊपर है वो उधर कहाँ चला जाएगा? तब नीचे चला जाएगा। इसलिए रो बराबर एक अलग फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब 300 ऊपर रहेगा और नीचे ध्यान दे लो 2 का क्यूब करना है एक बार, और एक बार 10 की घात किसका क्यूब करना है? -8 का क्यूब करना है, और इसके नीचे ही आ गया 9 गुणे 10 की घात कितना? 23। डायरेक्ट ही कर दें क्या इसको? तो डायरेक्ट कर देते हैं। देख 2 का क्यूब एक बार कितना? 8, और गुणा 10 की घात -8 है, तो इसका कितना हो जाएगा? घात के ऊपर घात से गुणा हो जाएगा, -24। तो 10 की घात कितना हो गया? -24। देखो 10 10 दो बारी मिला ना, आधार समान है, घात को क्या कर लेंगे हम? जोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 300 और नीचे 9 8 72, और गुणा 10 की घात -24 में कितना जुड़ जाएगा? 23। तो माइनस वाला बड़ा है, देख रहे हो? तो 10 की घात -1 बच जाएगा हमारा, घट जाएगा। तो उसके बाद इसको ऊपर भेज दें तो 10 बन जाएगा, वो बनेगा, क्योंकि -1 नीचे ऊपर जाएगा तो +1, 10 की घात +1 का कोई मतलब ही नहीं होता है। नीचे 72, मतलब 3000, और बटे कितना? 72 हो गया। किससे काट दिया जाए इसको? पहले 72 से सीधे काट दें। 72 चौका 288, बचा 12, 12 के अगला है 120, 72 एकम 72, 20 बचा, और 28, 20 28 48, 48 के आगे 0 है 480, तो 7 छक्का 42, 72 छक्का 432, 480 में से 432 घटाओगे कितना बचेगा? 50, 48 बचेगा, फिर आएगा 6, फिर वही तब बचेगा, मतलब 41.666 आता जाएगा। तो फाइनली हम छोड़ सकते हैं 41.67। ये क्या है? रो है ना। यहाँ पे जो द्रव्यमान मिला किसमें है? ग्राम में, और जो कोर लंबाई थी सेंटीमीटर में, तो मात्रक हो गया ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार से हमने निकाल दिया, हो गया ना। नोट कर लो, इस तरह से काम कर सकते हो। निष्कर्ष,
जरूरी नहीं कि हम एक ही फॉर्मूले से सब काम करें, कभी कभी दो फॉर्मूला पता है तो उससे भी काम हो जाता है। ठीक है ना, ध्यान देना, काफी छोटे में हमने हल कर दिया, इसको नोट कर लो, बाकी चीजें आगे करते हैं। चलो अब शुरू करते हैं संकुलन। संकुलन अर्थात पैकिंग। कहने का मतलब, अभी हेडिंग वैसे नहीं लिखना है, हेडिंग लिखना है पूरा विस्तार से लिखना है हेडिंग। संकुलन में क्या होगा, हमको ये पढ़ना है कि कोई भी क्रिस्टलीय ठोस है, उसके घटक कण किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो जिस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं उसी को हम उस ठोस का संकुलन कहते हैं। जैसे तुमने किसी गत्ते में कोई सामान रखा हो तो उसको एक निश्चित तरीके से रखते हो तो ज्यादा सामान आता है। ठोस की भी यही प्रकृति होती है। ठोस की प्रकृति होती है अधिकतम घनत्व प्राप्त करना। ठोस की प्रकृति क्या होती है, अधिकतम घनत्व प्राप्त करना, अर्थात कम स्थान में अधिक अणुओं को रखना या अधिक घटक कणों को रखना। उस दिन हमने बताया था ना कि एकांक आयतन में जितने इकाई सेल होंगे उनका जो द्रव्यमान होगा वही तो घनत्व होगा। तो जो इस एकांक आयतन में ज्यादा इकाई सेल रखेगा उसका घनत्व ज्यादा होगा। ठोसों की प्रवृत्ति यही होती है, अपना घनत्व ज्यादा रखने की। ठीक है, तो सभी ठोस ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार से अपने घटक कणों की पैकिंग करते हैं। जो ठोस जिस प्रकार से अपने घटक कणों को व्यवस्थित करता है वही उस घटक कण का संकुलन, ये क्रिस्टल का संकुलन या क्रिस्टल की पैकिंग कहलाता है। ठीक, पैक करना हो जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं, हेडिंग लिखो। क्रिस्टलीय ठोसों में घटक कणों का संकुलन, क्रिस्टलीय ठोसों में घटक कणों का संकुलन क्रिस्टलीय ठोसों में घटक कणों का संकुलन हो गया। कोष्ठक में लिख देना पैकिंग, PACKING। कभी हिंदी में ही पूछ दिया जाता है पैकिंग। हो गया। अब इसमें लिखो जब किसी क्रिस्टलीय ठोस के घटक कणों, जब किसी क्रिस्टलीय ठोस के घटक कणों, कोष्ठक में लिख देना गोलों, क्रिस्टलीय ठोस के घटक कणों, कोष्ठक में लिख देना गोलों, मतलब इसमें जो घटक कण है उनको गोले के रूप में माना जाएगा। हम ये मानेंगे कि ये गोल आकृति के होंगे। क्या लिखे, गोलों। एक गोला जानते हो ना, उस पे ओ का मात्रा लगा देना है। तो जैसा देख रहे हो कि पहली बार सुने हो। क्या लिखे, घटक कणों हो गया, को उपलब्ध निश्चित स्थान में, को उपलब्ध निश्चित स्थान में इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए, उपलब्ध निश्चित स्थान में इस प्रकार से
व्यवस्थित किया जाए कि वे एक दूसरे को स्पर्श करते हुए कि वे एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक दूसरे को स्पर्श करते हुए अधिकतम पास आकर अधिकतम पास आकर क्रिस्टल को अधिकतम घनत्व प्रदान कर सकें, क्रिस्टल को अधिकतम घनत्व प्रदान कर सकें, अधिकतम घनत्व प्रदान कर सकें। हो गया? हो गया ना? अधिकतम घनत्व प्रदान कर सकें। शुरू से क्या बोले? तब इस व्यवस्था को हो गया संकुलन या निविड़ संकुलन कहते हैं। निविड़, यहाँ पे छोटी का मात्रा, वहां पे छोटी का मात्रा और ड, निविड़ संकुलन कहते हैं। निविड़ संकुलन कहते हैं। हो गया? ये चीज को ध्यान में रखना है। अब लिखो नीचे एक इंडिकेट पॉइंट काली पेन से। ठोसों में संकुलन कई प्रकार से हो सकता है। ठोसों में संकुलन कई प्रकार से हो सकता है। हो गया ना? अब देखो संकुलन जब शुरू होगा तो संकुलन की शुरुआत तीन प्रकार से होती है। एक तो एक विमीय हो, चाहे द्विविमीय, चाहे त्रिविमीय। एक विमीय का मतलब एक ही विमा हो, चाहे लंबाई चाहे चौड़ाई। समझ गए? एक विमीय का मतलब एक ही विमा होनी चाहिए, चाहे लंबाई चाहे चौड़ाई। दूसरा, जब द्विविमा में जाएंगे तो लंबाई और चौड़ाई। जैसे ये हमारा बोर्ड हो गया, बोर्ड को हमें कभी द्विविमीय संकुलन मान सकते, क्योंकि अगर इसकी मोटाई देखें तो लगभग नगण्य है, क्योंकि इस पे हमने तो बीट लगाया। अगर इसकी प्लाई को केवल देखा जाए तो बहुत पतला है। ठीक है? तो इसकी अगर मोटाई को हम नगण्य माने तो इसे हम द्विविमीय संकुलन मान सकते हैं, क्योंकि इसमें लंबाई दी है और क्या है, चौड़ाई दी है। और ये जो हमारा पतला तार दिख रहा है, इस पतले तार की पैकिंग को हम देखें तो इसमें चौड़ाई भी लगभग नगण्य ही है कि नहीं? अगर तुम पतला तार देखते हो तो उसमें चौड़ाई लगभग नगण्य होती, खाली लंबाई होती है, तो हम उसको एक विमीय संकुलन मान सकते हैं। वास्तव में तो होता नहीं, क्योंकि परमाणु उसमें बहुत छोटे होते हैं, हमने माना केवल ऐसा। ठीक है? तीसरा, त्रिविमीय में क्या होगा, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। जैसे घनाभ देख सकते हो, बक्सा देख सकते हो, अलमारी देख सकते हो, उसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई सब होती है। तो उसमें घटक कणों का संकुलन जो होगा वो त्रिविमीय संकुलन कहलाएगा। गत्ते में किसी भी वस्तु की पैकिंग कर रहे हो तो गत्ता त्रिविमीय होता है ना।
होता है, तो वो त्रिविमीय संकुलन का एक अच्छा उदाहरण है। गत्ते में अगर कोई साबुन रखा हुआ है तो ये देखो एक सिस्टम से रखा होता है, तो हम उसको एक त्रिविमीय संकुलन मान सकते हैं। कैसे कि लाइन से साबुन रखा गया, मान लो साबुन को हम गोला गोला माने, तो पहले नीचे ऐसे एक लाइन बनाई गई होगी, फिर उसके बगल से ऐसे ऐसे दूसरी लाइन बनाते गए होंगे जहां तक बनी होगी, मतलब इतना चौड़ा गत्ता रहा होगा, फिर उसके ऊपर से ऐसे साबुन रखते चले गए, रखते गए। तो पहले क्या किए, एक विमीय संकुलन बना, फिर द्विविमीय बना, तब त्रिविमीय बना। ठीक है, तो त्रिविमीय संकुलन संरचना जो है सबसे जटिल संरचना है। सबसे सरल इसमें कौन सा है, एक विमीय। शुरुआत हमको एक विमीय से ही करनी है, क्योंकि किसी भी ठोस के संकुलन की शुरुआत एक विमीय संकुलन से ही हो सकती है। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी ठोस के घटक कण व्यवस्थित होना चाहते हैं, व्यवस्थित होकर पहले एक लाइन बनाएंगे, फिर वैसी ही कई लाइनें आपस में जुड़ेंगी और फिर वैसे ही कई लाइनें उसके ऊपर व्यवस्थित हो जाएंगी, होंगी। पहले एक विमीय फिर द्विविमीय। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि नीचे वाली परत का साबुन न रखो, ऊपर वाली परत का साबुन रखो, हवा में उड़ते हुए रख लेंगे उसको, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए पहले एक लाइन बनेगी, फिर जो दो लाइन बनेगी, तीन लाइन, तो एक विमीय से द्विविमीय बन गया वो, फिर उसके ऊपर जब रखना शुरू करेंगे तो त्रिविमीय बन गया, अर्थात मोटाई आनी शुरू हो जाएगी। तो हमको यही समझना है यहाँ पे। इसमें जो हमारा द्विविमीय है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द्विविमीय में दो प्रकार का संकुलन होता है। कैसे, अभी देखो हम यहाँ पे अभी हमने तुमको बताया कि जो बात ना करो, जो पहली लाइन का गोला रखे दूसरी लाइन का गोला इसके ठीक ऊपर रखें। लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो ऐसे ऐसे जब गोला हम रखते जा रहे हैं इस तरह से, ये इसके नीचे, तो देखो यहाँ बीच बीच में जगह बच रही है ना, बच रही है। इसके ऊपर भी तो रख सकते हो, दिखाई दे रहा है, व्यवस्थित करने के लिए। जैसे तुमने देखा होगा अंडा जो रखा जाता है, अंडे की जो गत्ता होता है अंडे का, बीच बीच में ऐसे उठा होता है और उसके बाद उसमें अंडा रखा जाता है। और चले जाओ, चाहे उसकी दुकान पे चले जाओ, फल वाले दुकान पे चले जाओ, सेब देखो कैसे रखा होता है। वो नीचे एक प्लेट रखा होता है, एक लाइन सजाता है, और बाकी ऊपर का सेब देखो उसका स्टेप में आता जाता है। क्यों, क्योंकि उसके बीच बीच में वो रखा जाता है। वो भी एक प्रकार का संकुलन ही कर रहा है, पैकिंग ही कर रहा है, क्योंकि कम स्थान में ज्यादा सेब रख देता है, रखता है। अभी वैसे रखता तो एक तो सेब इधर उधर गिर जाते, इससे क्या रहता है, व्यवस्थित भी रहते हैं सेब। और क्या करता है, खराब वाला सेब अपनी तरफ रखता है, बढ़िया वाला तुमको दिखता रहेगा, खाओगे बढ़िया दिखेगा। जब वो प्लास्टिक में रखेगा, खराब वाला रखेगा तो तुमको दिखेगा भी नहीं, पीछे जाके देखोगे नहीं। और वैसे अगर रखा होता है ढेर में तो तुम उठा देखते ना, दिखता रहता है। तो इसीलिए अपना दिमाग भी लगा लेता है उसमें। ध्यान देना यहाँ पे। तो ये जो त्रिविमीय वाली पैकिंग है वो काफी जटिल हो जाती है। अब इसमें द्विविमीय वाली पैकिंग में क्या होता है, एक तो हमने जो पहली लाइन ऐसे रखी, दूसरी लाइन इसके ठीक नीचे रखे, देख रहे हो ना। लेकिन दूसरा प्रकार भी आ सकता है, जब तुमने पहली लाइन ऐसे लगाया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये जगह खाली बच रही है ना, दूसरी लाइन इसके नीचे बीच में लगाओगे, तब देखो दूसरे प्रकार की पैकिंग बन गई। अभी देखो यहाँ पे सीधा सीधा ऐसे बना था, इसमें और इसमें अंतर आ गया कि नहीं आ गया, दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा वर्गाकार संकुलन होता है, ये खटकोणीय संकुलन होता है, यही दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान देना। एक बीमा का तो कोई मतलब ही नहीं है कि एक कई लाइन में जुड़ते चले गए। त्रिविमीय थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए उसका विस्तार कम पूछा गया है। द्विविमीय जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब त्रिविमीय बनाने के लिए द्विविमीय से एक को उठा के दूसरे के ऊपर रखते जाते हैं, बनता जाता है त्रिविमीय। तो इसलिए इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, द्विविमीय, उसी को हमको पढ़ना है। पढ़ेंगे तो सब, लेकिन ज्यादा फोकस उसी पे करना है। तो अब लिखो इसमें हेडिंग में क्या लिखेंगे, इसमें कई प्रकार से हो सकता है। पहला नंबर एक विमीय, दूसरा द्विविमीय, तीसरा त्रिविमीय। नाम लिख लो, तब हेडिंग शुरू करते हैं। पहला एक विमीय, दूसरा द्विविमीय और तीसरा त्रिविमीय। हो गया। अब लिखो पहली हेडिंग
एक विमीय या ऋजुरेखीय संकुलन, एक विमीय या ऋजुरेखीय संकुलन हो गया। विमीय हम गलत लिखे, एक विमीय या ऋजुरेखीय संकुलन हो गया ना। तो अब देखो क्या होगा यहाँ पे, एक विमीय मतलब एक विमा में अर्थात लंबाई के अनुदिश या चौड़ाई के अनुदिश। तो हम यहाँ पे कहें कि यदि घटक कणों को किसी सरल रेखा के अनुदिश एक दूसरे से स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाए, देख रहे हो, तो इस प्रकार के संकुलन को हम एक विमीय या ऋजुरेखीय संकुलन कहेंगे, क्योंकि एक ऋजुरेखा के अनुदिश हो रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे इस प्रकार के संकुलन में घटक कणों को हो गया एक सीधी रेखा के अनुदिश एक दूसरे से संपर्क कराते हुए रखा जाता है, एक दूसरे से संपर्क कराते हुए रखा जाता है, एक दूसरे से संपर्क कराते हुए रखा जाता है। हो गया ना, नीचे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट। इस प्रकार के संकुलन में एक घटक कण अपने पास के अब बताओ कितने गोलों से संपर्क में रहेगा। अगर इसमें कोई एक गोला उठाओ तो कितने गोले से संपर्क में होगा। कोई भी एक गोला उठा लो, मान लो हमने इसको उठा लिया, तो ये कितने से संपर्क में है, दो से ही तो संपर्क में है खाली। तो ये समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि समन्वय संख्या भी तो याद रखनी है, या उप सहसंयोजन संख्या जो हमने पीछे पढ़ा। उप सहसंयोजन संख्या हमने क्या पढ़ा पीछे, उप सहसंयोजन संख्या हम पीछे क्या पढ़े, किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में कोई घटक कण अपने पास वाले जितने घटक कणों से जुड़ा होता है वही उसकी उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। ये हमने बताया। एक का हमने 6 देखा था, एक का हमने 8 देखा था, एक का हमने 12 देखा, अर्थात FCC का 6, BCC का 8, FCC का 12 पढ़े थे ना। बस वही चीज यहाँ पे हमको देखनी है कि अगर एक विमीय संकुलन हो रहा है तो इसमें उप सहसंयोजन संख्या कितनी मिलेगी, अर्थात एक घटक कण अपने पास वाले कितने घटक कण से जुड़ेगा, 2 घटक कण से जुड़ेगा ना। तो हम उसको क्या कहेंगे, समन्वय संख्या कितनी है इसकी, 2। तो क्या लिखे इसमें, अपने पास के 2 गोलों से जुड़ा होता है, अपने पास के 2 गोलों से जुड़ा होता है। अपने पास के 2 गोलों से जुड़ा होता है। आगे काली पेन से लिख लेना,
अतः एक विमीय संकुलन में समन्वय संख्या 2 होती है। समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है? 2 होती है। हो गया? ये चित्र छाप लो। उप सहसंयोजन संख्या 2 होती है। अब ये चित्र छाप लो, बाकी चीजें कल होंगी। अब ध्यान देने वाली बात है, एक सीधी रेखा के अंकित किया गया है। एक गोला अपने पास वाले 2 गोले के संपर्क में, जैसे अगर हम इस गोले को उठाएं तो देखो ये इधर और इधर एक एक से जुड़ा हुआ है, अर्थात 2 से जुड़ा है। तो इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी है? 2। तो द्विविमीय संकुलन हम लोग कल पढ़ेंगे।